मॉर्निंग क्लास। आज अपने पास आरसीसी का चैप्टर नंबर 3 है जिसमें एलएसएम मेथड। पिछले चैप्टर में हमने डब्ल्यूएसएम मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और एलएसएम मेथड का बेसिक इंट्रोडक्शन और उनकी बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि बेसिक वो किस चीज को कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। आज हमारे पास अगर बात करें तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें हम क्या देखेंगे, सिंगली बीम। सिंगली बीम के बारे में देखेंगे, पर सिंगली बीम से पहले हमारे पास कुल मिला के हम बात करेंगे बीम्स की। बीम्स में भी बेंडिंग मेंबर, बेंडिंग मेंबर्स की, ठीक है। यानी आरसीसी में आज हम बात करेंगे बेंडिंग मेंबर्स की, फिर उसमें बेंडिंग के बाद हम बात करेंगे किसकी, सिंगली बीम की, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहले बात करें तो हल्का सा एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये बेंडिंग होती क्या है, बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है, बेंडिंग मूवमेंट के कारण बेंडिंग आती है, ठीक है। देखिए आप सॉम में इस तरीके से पढ़ते हैं बेंडिंग, ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आपको पता है वैसे तो, पर थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, इसलिए अपन यहाँ देख रहे हैं बेंडिंग मूवमेंट। जब देखिए किसी भी चीज को हम बेंड करते हैं, बेंड करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, होता क्या है कि ये इस तरीके से मान लीजिए ये हमारे पास है, कोई है, और अगर मैंने इसको क्या किया, यूं किया, तो ये क्या हुआ, इसमें बेसिकली बेंडिंग आई है। अगर मैं किसी सेक्शन को यूं मोड़ता हूं तो ये सैगिंग बेंडिंग होती है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। और यदि इस चीज में नीचे की तरफ टेंशन और ऊपर की तरफ कंप्रेशन आ रहा है, अगर इसको मैं यूं मोड़ देता हूं तो ये हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है। और बेंडिंग में ऊपर की तरफ यहाँ पर अपने पास टेंशन और नीचे की तरफ क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर बेंडिंग की बात करें तो यदि सेक्शन कुछ इस तरीके से मुड़ रहा है, कुछ इस तरीके से मुड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं सैगिंग। और ये सब चीज आपको पता है, ठीक है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट शॉर्ट में बीएम। और यदि हम कुछ को इस तरीके से मोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या है, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट। हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट का मतलब है नेगेटिव, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। और यहाँ पर ये क्या होता है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी याद रखते थे, सॉम में एसएफडी बीएमडी पढ़ते थे, तो अगर रोता हुआ कोई आदमी है यानी नीचे की तरफ लटका हुआ है तो ये तो हमारे पास क्या है, हॉगिंग। और यदि कोई इस तरीके से स्माइली फेस यानी ऊपर की ओर जा रहा है तो भैया ये बेसिकली क्या है, हमारा सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। इस तरीके से हम पढ़ते थे। दूसरा, बेंडिंग के कारण जो बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग होती है, प्योर बेंडिंग होती है, उसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन में आई बराबर में सिग्मा अपॉन में वाई बराबर में ई बाई आर। यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये बेसिकली बेंडिंग स्ट्रेस है, जो ये सिग्मा है इसी को ही हम क्या कहते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। फॉर्म की हल्की सी जानकारी आपको होनी चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेंडिंग मेंबर्स जिनमें पहली सिंगली फिर डबली फिर स्लैब, टी बीम स्लैब्स पढ़ेंगे, वन वे और टू वे, तो ये हमारे पास होता है। अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से कोई भी बीम, कोई भी बीम की बात करें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये कहें, तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एम अपॉन में आई इंटू में वाई, एम अपॉन में आई इंटू में वाई, जिसमें हमारे पास ये y जो है ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्स, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल एक्सिस से दूरी है किसकी, जो भी लेयर ऑफ कंसिडरेशन है वो ये। कुल मिला के ये बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस तरीके से आता है। मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ होगा जब y का मान मैक्सिमम कर देंगे, और y का मान मैक्सिमम कितना होगा, अगर ये ओवरऑल डेप्थ d है तो y मैक्सिमम जो होगा वो बेसिकली कितना होगा, y मैक्सिमम जो होगा वो d/2 होगा, कितना होगा, d/2 होगा, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेसेस इस तरीके से हमको आते हैं। और इसमें एक शब्द आया है कौन सा, न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस, न्यूट्रल एक्सेस। तो बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है टॉर्शन मूवमेंट होता है, एक बेंडिंग मूवमेंट। तो यदि हम बात करें ये यूं हो रही है, देखो वापस से, जैसे मैंने कहा कि ये यूं हो रही है, तो बेसिकली ये जो है, देखो ये वाली चीज देखो यहाँ पर, ये वाला जो सेक्शन है ये पहले ऐसे है, और जैसे ही बेंडिंग किया ये थोड़ा तिरछा हो गया है, अच्छा हो गया है, बेंडिंग करने के कारण ये तिरछा हुआ है। तो बेंडिंग मूवमेंट में बेसिकली सेक्शन, क्रॉस सेक्शन जो होता है वो किसके अबाउट रोटेट होता है, बेंडिंग मूवमेंट में सेक्शन जो होता है, सेक्शन कौन सा सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, रोटेट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और एक क्रॉस सेक्शन में दो न्यूट्रल एक्सेस होती है, एक तो ये और एक ये वाली, ठीक है, पर एक्स एक्स एक्सेस के अबाउट रोटेट होता है। तो कुल मिला के न्यूट्रल एक्स क्या होती है, न्यूट्रल एक्स वह एक्स होती है जिसके सापेक्ष घुमाने पर बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। दूसरा, न्यूट्रल एक्स पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। और हमको पता है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, अगर स्ट्रेस ही जीरो है
अगर स्ट्रेस ही जीरो है तो स्ट्रेन को भी क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा। तो सॉम में आपको एक चीज और पता है कि न्यूट्रल एक्स वह एक्स होती है जहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों ही कितने होते हैं, जीरो होते हैं। और उससे जैसे जैसे दूर जाते हो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती है। और ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आरसीसी में इसका कोई वैसे लेना देना नहीं है, पर बेंडिंग मूवमेंट आपको समझ में आना चाहिए, आपको न्यूट्रल एक्सेस समझ में आनी चाहिए, बेंडिंग फार्मूला समझ में आना चाहिए, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट आपको आना चाहिए, न्यूट्रल एक्स आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक पुरानी बात है, यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, बचपन की यादें, मतलब बेसिक्स, बेसिक्स फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो आपको बेंडिंग मूवमेंट या बीम पढ़ने से पहले आपको इतना तो आना ही आना चाहिए। एक चीज और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो भी बेसिक का ही पार्ट मान लो, बीम क्या होती है, बीम। तो पहले आप इसको पॉज कर लो वीडियो को, और इतना उतार लीजिए आप फटाक से कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकलते हैं, इसके लीनियरली प्रोपोर्शनल होते हैं, सबसे ज़्यादा दूरी पर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, सबसे कम दूरी पर सबसे कम स्ट्रेस होता है, और इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आती है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, यह हम ऑलरेडी जानते हैं किससे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, वीडियो पॉज कर लीजिए, उतार लीजिए। ठीक है, आपने उतार लिया होगा मेरे ख्याल से, आगे चलते हैं हमारे पास इसमें। तो हाँ, अगर आपको इतना पता है तो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बीम पढ़ रहे हैं, सिंगली बीम, तो उस केस में बीम होती क्या है। देखिए बीम होती क्या है, इस चीज को एक बार क्लियर करते हैं अपन। बीम ये है, व्हाट इज बीम, बीम क्या होती है, बीम बीमारी क्या है। ठीक है, तो बीम कुछ नहीं, बीम एक तरीके का कैसा मेंबर है, बेंडिंग मेंबर है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मेंबर है ना, स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मेंबर होते हैं, बेंडिंग मूवमेंट झेलने के लिए, उसी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बीम्स बोलते हैं। और बेंडिंग मेंबर तो स्लैब भी होता है। तो बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है उसकी लेंथ की तुलना में, लेंथ उसकी काफ़ी अधिक होती है, लेंथ उसकी काफ़ी अधिक होती है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है। सेक्शन क्रॉस सेक्शन एरिया की तुलना में लेंथ ऑफ बीम बहुत अधिक होती है। और ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग मेंबर होता है, जो कि किसको झेलने के लिए आता है, बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट का मतलब एक तरफ टेंशन और एक तरफ कंप्रेशन, बेंडिंग मूवमेंट का मतलब क्रॉस सेक्शन किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, उसकी न्यूट्रल एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो भैया जो सेक्शन है उसकी तुलना में लेंथ काफी ज्यादा हो, तो उसी को ही हम कौन सा मेंबर कह देते हैं, बीम कह देते हैं। ठीक है, तो बीम की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं, बीम की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं होती। तो बेसिकली जो हमारा बेंडिंग फॉर्मूला है, एम अपॉन में आई बराबर में सिग्मा अपॉन में वाई, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है एम है, उसको झेलने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कितना मूवमेंट झेल सकते हो आप, सिग्मा अपॉन में वाई इंटू में आई। तो ये तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, स्टील में अपने, या फिर जहाँ भी परमिसिबल स्ट्रेसेस लिमिटेड है। वाई मैक्सिमम का मतलब न्यूट्रल एक्स से ये दूरी, और आई का मतलब है अगर रेक्टेंगुलर है तो आई आपको पता है कितना होता है, 1/12 बी डी क्यूब। ठीक है, बी डी क्यूब यानी डेप्थ। कुल मिला के बीम अपनी गहराई जितनी ज्यादा रखोगे, बीम उतना ही ज्यादा बेंडिंग मोमेंट झेल पाएगी, जितनी कम गहराई होगी उतना ही बेंडिंग मोमेंट कम झेल पाएगी। यानी बीम की जो बेंडिंग मोमेंट को लेने की कैपेसिटी है वो बेसिकली उसकी डेप्थ से डिफाइन की जाती है। किससे डिफाइन की जाती है, डेप्थ से, क्योंकि आई में भी लिमिटेड है, बीम की सेक्शन विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं होती। हाँ, इसकी डेप्थ हम कंट्रोल कर सकते हैं, डेप्थ बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं जितनी हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर हम सिंगली बीम पढ़ने जा रहे हैं एलएसएम मेथड में, तो पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए बीम होती क्या है। बीम क्या होती है, बेंडिंग मेंबर होता है। अब बेंडिंग मेंबर में बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है ये आपको मैंने पहले बता दिया, तो इस तरीके से आप याद रखो। ठीक है, इसी तरीके से सॉम में एक चीज और पढ़ते हो, रॉड। ठीक है, रॉड में क्रॉस सेक्शन हो सकता है सर्कुलर हो सकता है कि इस तरीके से स्क्वायर भी हो, रेक्टेंगुलर भी हो। पर रॉड जो होती है बेसिकली वो क्या होती है, उसमें भी क्रॉस सेक्शन की तुलना में लेंथ बहुत अधिक होती है, पर वो बेंडिंग के लिए नहीं, ये एक्शियल लोड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, एक्शियल लोड झेलने के लिए। एक्शियल लोड क्या होता है, या तो टेंशन या कंप्रेशन। जबकि बीम जो होती है उसकी डेप्थ बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, और वो आई की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से मूवमेंट को, बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट करती है या फिर सहन करती है, बियर करती है।
रॉड और बीम में अंतर क्या है? रॉड का भी क्रॉस सेक्शन एरिया की तुलना में लंबाई ज्यादा होती है, पर वो एक्शियल लोड को झेलने के हिसाब से बनाई जाती है, जबकि बीम बेंडिंग मूवमेंट को झेलने के लिए बनाई जाती है। बीम में बेसिकली डिजाइन की बात करें तो डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और हम आगे चल के देखेंगे सिंगली बीम हो या कोई और बीम हो, उसमें डेप्थ और उसमें एएसटी सरिया निकालना ही तो हमारा मेन काम है। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, तब जाके हम चैप्टर नंबर 3 सिंगली बीम के बारे में चर्चा करेंगे, एलएसएम मेथड। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये चीजें और लिख लीजिए, जो भी आपको समझ में आया उस तरीके से यहाँ एक नोट करके लिख लेना। बीम बेसिकली किस क्या झेलती है? बेंडिंग मूवमेंट को झेलती है, और किससे? मेन जो फैक्टर ऑफ डिजाइन है, क्रिटिकल फैक्टर है, वो यहाँ क्या है? डेप्थ ऑफ बीम है। क्यों? क्योंकि परमिसिबल स्ट्रेसेस मटेरियल के लिमिटेड होंगे, तो अपने पास y जो है ये भी तो मैक्सिमम d/2 हो सकती है। ठीक है, ये तो यहाँ से हमारे पास d बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है जो हमको निकालना होता है, वही बीम की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगा कि वो बीम कितना मूवमेंट झेलेगी। मूवमेंट बोले तो बेंडिंग मूवमेंट। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए यहाँ पर, देन हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपने वीडियो पॉज करके ये चीज़ें उतार ली होगी अपने नोट्सों में, और जो भी आपको थोड़ा बहुत अपनी भाषा में समझ में आया वो भी आपने उतार लिया होगा। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं सिंगली बीम। सिंगली बीम पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज़ और आपको आनी चाहिए, क्या? तो देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो कंक्रीट है उसमें एलएसएम, एक चीज और है, सिंगली बीम हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? एलएसएम मेथड, बाय डिफॉल्ट एलएसएम में पढ़ रहे हैं। जब हमको डब्ल्यूएसएम का कोई प्रोविजन बताना होगा तो बेस बताएंगे कि भैया डब्ल्यूएसएम मेथड में ये होता है। ठीक है, तो एलएसएम मेथड लिमिट स्टेट मेथड में स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर कर्व फॉर कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन पहला टॉपिक है इसमें सिंगली बीम में, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट। कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या लिया गया है? ठीक है, देखिए एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो हमको पता है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ ऐसे होता है जो आपको मैंने पहले चैप्टर में बता दिया है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ये चीजें बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? स्ट्रेस, और यहाँ क्या ले रहे हैं हम? स्ट्रेन। ठीक है, तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कुछ इस तरीके से आता है कि कम ग्रेड का कंक्रीट है तो वो ज़्यादा स्ट्रेन पर टूटेगा, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ाते जाओगे वो फेलियर स्ट्रेन उसकी कम होगी। पर एक कहानी है क्या, कि पीक सबका किस पर ही आएगा? 0.002 स्ट्रेन पर आएगा, और जो ये फेलियर होता है जहाँ पर ये टूट जाता है, ये हमारे पास कितना? 0.003 से लेके 0.00550 बोल दो, या 55 भी लिखा होता है, ये रेंज में होता है। ठीक है, तो ये तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। चाहे कोई सा भी ग्रेड का कंक्रीट हो, उसका जो सीकेंट मॉडुलस है, जिसको यंग प्रत्यास्थता मॉडुलस भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो 5000 अंडर रूट में एफसी के होता है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने का वेरिएशन कर सकते हैं? +-20% का वेरिएशन, जिसमें टॉलरेंस अलाउ है। ये सब चीज़ें हैं। तो ई हर ग्रेड का, मान लीजिए ये मैं बात कर रहा हूँ M20, मान लीजिए ये बात कर रहा हूँ M25, ये बात कर रहा हूँ मैं M30, किसी भी ग्रेड का हो, सबका ई अलग अलग है, पर सबका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एक ही स्ट्रेन पर आ रहा है ये। तो अब हमारा जो कोड है कौन सा? एस पर IS 456/2000, जो LSM मेथड में हमारा कोड है, वो इस चीज को कैसे लेता है वो देखिए। कोड क्या कहता है कि भैया हमारे पास जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होगा, वाई एक्सिस पर तो हम क्या लेते हैं? स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं हम? स्ट्रेन। वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं? स्ट्रेस, और एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं? स्ट्रेन। तो यहाँ पर एक चीज है कि ये जो है, यहाँ तक तो किसी भी कंक्रीट का जो होगा वो पैराबोलिक होगा, जो ये रियल पोर्शन होता है, परंतु अल्टीमेट पॉइंट के बाद हम इन्होंने इनको क्या मान लिया है? हॉरिजॉन्टल मान लिया है, रेक्टेंगुलर शेप मान लिया है। यानी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है पार्शियली पार्शियली पैराबोलिक, पार्शियली रेक्टेंगुलर होता है। जो पैराबोलिक स्ट्रेस होता है वो तो 0.002 पर होता है, और फेलियर स्ट्रेन कितनी मानी गई है? 0.0035 पे मानी गई है कंक्रीट में, कंप्रेशन में। ठीक है, कंप्रेशन टेस्ट में। और यहाँ पर जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? FCK के बराबर होती है। और ये निकाली कैसे जाती है? क्यूब टेस्ट से। कैसे निकाली जाती है? क्यूब टेस्ट से, जहाँ पर हमने मैं आपको बता ही रखा है कितने बाई कितने की, 150। स्टैंडर्ड तो 150 बाई 150 mm की क्यूब होती है, उसको क्रश करके किया जाता है। तो ये तो क्यूब स्ट्रेंथ आई है। वास्तव में जो छोटी सी क्यूब है हमारी, उससे आप एक्चुअल बड़ी बीम
या फिर कॉलम या स्लैब का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो कोड क्या कहता है कि भैया ये भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, इसको थोड़ा कम कर लेंगे। तो जो हमारे पास एक्चुअल कर्व है वो तो होता तो यही है, पर वो तो क्यूब से निकाली गई स्ट्रेंथ है। छोटी चीज को अगर जैसे मान लो इसी पेन के ढक्कन को मैं तोड़ूंगा तो मुझे ज्यादा जोर आएगा, और पेन के वही मटेरियल है, पेन को तोड़ूंगा थोड़ा कम जोर आएगा, क्योंकि इसकी डायमेंशन बड़ी है, इसकी डायमेंशन छोटी है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में भी बीम कॉलम स्लैब बड़े होते हैं। छोटी क्यूब को तोड़कर आप जो स्ट्रेंथ निकालोगे वो पक्का ज्यादा आएगी। तो कोड क्या कहता है, जो आपने एफसी के निकाली है क्यूब टेस्ट से वो थोड़ी ज्यादा है। ड्यू टू साइज इफेक्ट हम स्ट्रेंथ को 0.67 एफसी के ही लेंगे, यानी 33%, 33.33% घटा देंगे। ठीक है, तो 0.6 ही लेंगे। साथ ही कोड क्या कहता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, 1.5। तो कोड कह रहा है कि इतनी स्ट्रेंथ तो वास्तव में आने वाली है फील्ड में, कितनी, 0.67, ड्यू टू साइज इफेक्ट, ड्यू टू साइज इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्यूब छोटी है, तो इसमें हम 0.67 में किसका भाग और दे देंगे, सेफ्टी के लिए हम 1.5 का भाग दे देंगे, तो ये आएगा 0.446 एफसी के, जिसको हम कितना भी मान सकते हैं, 0.45 एफसी के भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें, ये तो अलग चीज है। एक्चुअल कर्व है, पहले भी पढ़ा रखा है, साइड में उतारना चाहो तो उतार लो। तो एक्चुअल में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन कंप्रेशन एज पर IS 456 वो कितना होता है, ये होता है, ये वाला होता है कि भैया कंक्रीट में ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस कितना होगा, 0.45 एफसी के। मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी होगी, 0.0035 होगी। जहां पर पैराबोला होगा वो कितने पर होगा, 0.002 तक। उसके बाद कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। तो ये आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट है, ये आपको आना चाहिए जब हम LSM मेथड में बीम की डिजाइन पढ़ने वाले हैं। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट है इन कंप्रेशन, इन कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन, कंप्रेशन नहीं, बेंडिंग कंप्रेशन। तो बेंडिंग में एक तरफ क्या आता है, टेंशन, और एक तरफ क्या आता है, ठीक है। एक बार मैं आपको कोड पर और ले जाता हूँ, उसके बाद आप यहाँ उतारना शुरू कर देना चाहे। ठीक है, पर आ जाते हैं, ये देखो कोड में देखिए, ये रहा पैराबोला, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये रहा पैराबोला है पहले एफसी के। ड्यू टू साइज इफेक्ट उसको एफसी के से हम कितना कर देते हैं, 33% कम कर देते हैं, तो ये कितना आ गया, 0.67 एफसी के। और उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी गामा का भाग दे देते हैं, और कंक्रीट के लिए गामा कितना है हमारे पास, 1.5 है। कंक्रीट के लिए हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है, 1.5 लिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये जो कर्व आपको मैंने दिखाया है बेंडिंग में, वो आपका ये है, और उसी को मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है। तो वापस से बोर्ड पर चलते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप और उतार लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, वो भी उतार लीजिए साइड में, क्योंकि वो भी आपको पता है एक्चुअल में स्ट्रेन तो वेरी हो रही है 0.003 से 0.0050 या 55, पर हम फेलियर स्ट्रेन कितना लेते हैं, 0.0035 लेते हैं। यहाँ तक की कहानी आप उतार लें पहले। मैं मान के चलता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा और यहाँ तक की कहानी आपने उतार लिया होगा। अब हम सिंगली बीम के बारे में बात करेंगे। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, सिंगली बीम के बारे में बात करेंगे। बता दूं, ये वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। अभी इस चीज को और डिटेल में बार बार आएगा तो अपने आप ही ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद हो गया। 0.67 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि छोटी क्यूब पर जो एफसी के आपने निकाली है वो और उसमें रात दिन का अंतर पड़ेगा, अंतर पड़ेगा तो आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ क्या होगा, घटानी पड़ेगी, क्योंकि छोटी सी क्यूब तोड़कर आप ज्यादा स्ट्रेंथ लगे मन में रखोगे तो उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर डिजाइन में दिक्कत आएगी। चलो जी आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। देखिए भाई, आगे की अगर बात करें हमारे पास, तो सबसे पहले एक चीज और है, सिंगली बीम। ये और सब, सिंगली बीम होती क्या है, सिंगली बीम होती क्या है, आपको ऐसे समझ में आती है बेंडिंग अब, कि भैया यदि हम कोई सिंपली सपोर्टेड बीम लें और उस पर यूडीएल लोड के कारण अगर बेंडिंग हो, तो यूं ही तो बेंडिंग होगी, यूं ही तो बेंडिंग होगी। और बेसिकली क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन जो ये है, ये किसके अबाउट, पहले क्रॉस सेक्शन एरिया यूं था, अब ये तिरछा हो गया, मतलब किसके अबाउट रोटेट हो रहा है, न्यूट्रल एक्स के अबाउट रोटेट हो रहा है। ठीक है, और इसमें एक तरफ क्या आ रहा है, कंप्रेशन, और एक तरफ क्या आ रहा है, टेंशन। और हमको एक चीज पता है, कंक्रीट कंप्रेशन में तो काफी स्ट्रांग है, पर टेंसाइल स्ट्रेंथ ना के बराबर है, लगभग 10% ही अप्रोक्सीमेट एवरेज होती है, 7 से 15% होती है, तो टेंशन बहुत कम ले सकता है कंक्रीट। ठीक है, और बेंडिंग टेंशन निकालते हैं तो वो हमारे पास मॉडुलस ऑफ रप्चर वो कितनी होती है, 0.7 अंडर रूट में एफ सी के से हम निकाल तो सकते हैं,
परंतु ये बहुत कम है। बेसिकली किया क्या जाता है, कंक्रीट कंप्रेशन तो ले लेता है नीचे की साइड, नीचे की साइड जहां पर टेंशन आ रही है वहां पर हम टेंशन रेजिस्ट करने के लिए क्या बना देते हैं, सरिया लगा दिया जाता है। और यह जो सरिया है इसी को हम AST बोलते हैं, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। AST का मतलब एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन साइड। तो भैया AST लगा दिया जाता है। AST बेसिकली काम क्या कर रहा है, टेंशन झेलने का काम कर रहा है। ठीक है। अब जो ये टेंशन झेल रहा है हमारे पास सरिया, इसी के कारण केवल टेंशन साइड में सरिया लगा होता है, उसी को हम कौन सी बीम बोलते हैं, सिंगली बीम बोलते हैं। सिंगली बीम क्या होती है, इट हैज बोल दो, इट हैज ओनली टेंशन साइड रेनफोर्समेंट, केवल टेंशन साइड रेनफोर्समेंट होता है, कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट नहीं लगाया जाता। या फिर रेनफोर्समेंट होता है तो वो हैंगिंग बार होती है जो शियर स्टूरअप को टांगने के काम आ रही है, आगे चल के देखेगा। कंप्रेशन साइड में कोई सरिया लोड लेने के लिए नहीं है, कंप्रेशन लेने के लिए नहीं है, टेंशन झेलने के लिए केवल सरिया लगाया जाए, उसी को क्या बोलते हैं, सिंगली बीम। सिंगली बीम में जो पहला टॉपिक आपको आना है वो है कोड के हिसाब से इसको डिजाइन करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए इसके अजम्पशन क्या हैं। ठीक है, तो वहां से हम पिक्चर चालू करेंगे, तो सिंगली बीम के अजम्पशंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलें आगे अपने पास। तो ये चीज आप वीडियो को पॉज कर लेना। तो सिंगली बीम होती क्या है, ऐसी बीम जिसमें केवल टेंशन साइड में ही सरिया लगाया जाता है लोड लेने के लिए, उसी को कौन सी बीम बोल देते हैं, सिंगली बीम बोलते हैं। वैसे तो कंक्रीट में फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FC के मॉडुलस ऑफ रप्चर के बराबर होती है, जो कि बीम टेस्ट करके हम निकालते थे। आपको याद है 700 mm की बीम होती है, 150 बाई 150 का क्रॉस सेक्शन होता था, जिसमें फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक डेवलप होता है। ठीक है, परंतु परंतु कोड में इस स्ट्रेंथ को कितना माना गया है, नगण्य माना गया है। इसी वजह से सारी टेंशन कौन झेलेगा, हमारा जो हमने AST लगाया है, जो एरिया ऑफ स्टील लगाया है टेंशन साइड में। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इतना उतार लीजिएगा। सिंगली बीम समझ में आ गई। अब सिंगली बीम आपको आ गई है तो वीडियो पॉज आपने कर लिया होगा, उतार लिया होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। आगे अगर चले गाड़ी, आगे अगर गाड़ी चले तो क्या चीज है यहाँ पर, ये देखो, अजम्पशन ऑफ सिंगली बीम, assumptions of सिंगली बीम। सिंगली बीम के assumptions के बारे में हम, देखिए पहला जो assumption है, कोड में पहले आपको पढ़वा देता हूँ, देन हम लिखेंगे नोट्स और फिर उसको समझेंगे। ठीक है, कोड पे चलते हैं एक बार अपना। तो कोड पर ये देखो, पहला assumption क्या है, डिजाइन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में इन फ्लेक्सर। तो ये लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है, और जो भी फ्लेक्सर में assumption क्या है, पहला, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये क्या चीज़ है इसको हम बोर्ड पर आके समझाते हैं। पहले ये पढ़ लिया, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, तो बोर्ड पर आ जाते हैं। बोर्ड पर ये कहना चाह रहा है क्या, पहला अजम्पशन ये बोल रहा है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल द एक्सिस मेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है, अब बेंडिंग होता क्या है, जिसमें हम हमको समझ में आता है न्यूट्रल एक्स के अबाउट रोटेशन होता है। तो देखिए, यदि मैं आपके सामने एक बीम बनाऊं, ये बीम जब आप बनाओ नोट्स तो थोड़ा इसकी डेप्थ ज़्यादा बनाना। ठीक है, इससे चीज़ें समझ में। और ये मान लीजिए इसमें बेंडिंग हो रही है, यहाँ पर ये सपोर्टेड है, मान लो इसमें बेंडिंग हो रही है तो ये कुछ रोटेट हो गई। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्योंकि क्रॉस सेक्शन देखो, ये क्रॉस सेक्शन और उसके लंबवत ये है, नॉर्मल हमारे पास ये है, तो एक्सेस है ये, न्यूट्रल एक्स तो यहाँ पर आएगी, एक्स तो ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, बीम की एक्सेस है। वहाँ पर मैं कोई पॉइंट बना देता हूँ, 1 3 4 5 और 6। तो बेंडिंग से पहले लॉन्गिट्यूडनल एक्स, जो कि सीध किसकी है, न्यूट्रल एक्सेस की सीध में है, पर है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, इसमें ये प्लेन अगर मैं काटूं, अगर ये मैं काटूं तो बिल्कुल सीधा निकल के आएगा, बिल्कुल प्लेन निकल के आएगा। बेंडिंग के बाद अगर ये बेंडिंग हो जाएगी तो जो पहले ये प्लेन था कैसे हो गया होगा, दोबारा देखो कैसे हो गया होगा, ये कुछ इस तरीके से हो गया होगा, यानी A 1 पॉइंट पहले यहाँ था, अब यहाँ पहुँच गया होगा
2 पॉइंट यहाँ था तो अब यहाँ पहुँच गया होगा, और 3 पॉइंट कहाँ, यहाँ पर। ऐसे ही 4 यहाँ पर पहुँच, 5 यहाँ पर पहुँच गया होगा, और 6 यहाँ पर पहुँच। ये जो है, ये क्या है बेसिकली, प्लेन सेक्शन। क्या बोल रहा है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी जो सेक्शन बेंडिंग से पहले प्लेन था, मान लीजिए ये सेक्शन है और बेंडिंग से पहले बिल्कुल प्लेन है, अगर ये बेंडिंग हो जाएगी तो भी ये प्लेन ही रहेगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, इसमें टेढ़ा मेढ़ापन नहीं आएगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ापन नहीं आएगा, वार्पिंग टाइप में नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए अगर ये टेढ़ा मेढ़ा आ जाए, तरीके से हो जाएगा ये, मान लीजिए ये है और ये कुछ इस तरीके से लहरा जाए, तो भैया ये प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन नहीं, प्लेन पहले भी बिल्कुल प्लेन था, बाद में बेंडिंग के बाद भी बिल्कुल प्लेन है। इस अजम्पशन पे, ये तो थ्योरेटिकल अजम्पशन है जो आपको वैसे लिखने के काम में आएगा, डिप्लोमा बीटेक कर रहे हो तो, ठीक है, परंतु इससे अपना ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, तो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनता है इसमें, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है इससे, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता है कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग है, तो पहले भी स्ट्रेन, जो लीनियर स्ट्रेन बढ़ेगी, यानी ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल में बढ़ेगा, दो बिल्कुल इस सीध में। अगर ये वार्पिंग हो जाती, मान लो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, तो क्या होता, एक पॉइंट आगे रह गया, एक पॉइंट पीछे रह गया, तो स्ट्रेन लीनियर नहीं है। इस अजम्पशन से प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इससे एक चीज प्रूफ है कि स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा। स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, लीनियर होगा। याद रखेंगे, बेंडिंग के दौरान स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है, और ये किस चीज से सुनिश्चित किया कोड ने, कोड ने पहला जम्पशन ये माना कि बेंडिंग से पहले जो प्लेन प्लेन है वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन होगा, टेढ़ा मेढ़ा या वार्पिंग नहीं होगी, ये नहीं होगा, ये चीज होगी, ये नहीं होगा, वार्पिंग नहीं होगी, वार्पिंग अलाउ नहीं है। तो ये चीज आपको आनी चाहिए, बना लो फटाक से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, देन आप इसको बना लीजिए, देन हम आगे करेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये बनता है कि इस चीज का निचोड़ क्या है, कि इस अजम्पशन से पता लगता है कि स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा, लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा। हाँ, मेरे मान के चलता हूँ कि आपके पास ये चीज़ समझ में आ गई होगी, पर यहाँ पर एक नोट करके एक चीज़ और लिखेंगे। क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, नोट में ही, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, यह अजम्पशन, अबाव अजम्पशन नॉट वैलिड इन केस ऑफ डीप बीम। डीप बीम के केस में यह अजम्पशन ना काफी होगा या फिर माना नहीं जा सकता, अर्थात डीप बीम में स्ट्रेन डायग्राम लीनियर नहीं होता, नॉन लीनियर होता है। अब डीप बीम कहते किसको है, इसको अगर आप देखें तो कोड ने पेज नंबर 51 पर, कोड ने पेज नंबर 51 पर कुछ दे रखा है कि यदि उसकी इफेक्टिव लेंथ और ओवरऑल डेप्थ अगर 2 से कम है तो एसएसबी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो वो डीप होगी। और यदि एल बाई डी का मान 2.5 से कम है कंटिन्यूअस बीम के लिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए, तो भैया वो हमारी डीप बीम। चीज को मैं दिखा भी देता हूँ आपको कोड में, अपन कोड पे चलते हैं एक बार। देखो ये रहा, हाँ, ये रहा, एज अ बीम शैल बी डीम्ड डीप बीम, है ना, बी अ डीप ना, डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्वान टू ओवरऑल डेप्थ, ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव डेप्थ नहीं ले रखा, क्या है, ओवरऑल डेप्थ लेस देन, अगर 2 है सिंपली सपोर्टेड के केस में, और 2.5 है किसके केस में, हमारे पास इसके केस में, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस बीम। ये चीज आपने देख ही ली, ठीक है, तो ये चीज आपके पास है। तो डीप बीम के केस में हम इस अजम्पशन, कौन सा अजम्पशन, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन वाला बेंडिंग का अजम्पशन नहीं लगा सकते। इतनी ज्यादा गहराई में वार्पिंग तो होएगी, टेढ़ा मेढ़ा सेक्शन हो सकता है और लीनियर स्ट्रेन नहीं, अर्थात डीप बीम में स्ट्रेन डायग्राम लीनियर नहीं होता। लिख लेना नीचे, हेंस वी कैन से दैट स्ट्रेन डायग्राम नॉट लीनियर इन केस ऑफ डीप बीम। ठीक है, डीप बीम के केस में स्ट्रेन डायग्राम लीनियर नहीं होगा। बाकी हम ये अजम्पशन कहीं भी लगा सकते हैं।
ठीक है, और कंटिन्यूअस बीम कब होती है, कब डीप कहलाती है, और सिंपली सपोर्टेड बीम कब डीप कहलाती है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है एल, और डी जो है वो ओवरऑल डेप्थ है। एल जो है वो तो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है, और जो डी है वो ओवरऑल डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम। फटाक से उतार लीजिए। तो पहला अजम्पशन आपको क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको मैंने बता दिए। वीडियो को पॉज करें और उतार लें। ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि आपने उतार लिया होगा। अगला अजम्पशन पर चलते हैं, अजम्पशन नंबर 2। बता दूं? ठीक है, अजम्पशन नंबर 2। तो देखिए यहाँ अजम्पशन नंबर 2 के लिए मैं पहले आपको एक बार कोड में वापस ले जाता हूँ। जहाँ हम इनके अजम्पशंस की बात ही कर रहे हैं। ठीक है, पहला अजम्पशन तो ये हो गया। दूसरा देखो बी, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन, देखो ये लिखा हुआ द मैक्सिमम स्ट्रेन, ये रहा, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट अ आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज अ 0.0035। ठीक है, तो ये चीज तो अपन ऑलरेडी भी बता चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा अजम्पशन क्या कह रखे हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट लेयर फाइबर कितनी है इन कंक्रीट में, कितनी ली जाती है, 0.0035। को मैंने वैसे भी बता दिया, वैसे एक्चुअल में तो 0.0050 या 55 तक भी जाती है, परंतु इन्होंने मैक्सिमम स्ट्रेन लिमिट कर दी, कितनी मान ली है, 0.0035। दिक्कत नहीं है। तीसरा अजम्पशन कोड को दिखाता हुआ जा रहा हूँ जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो। कोड में देखिए क्या कह रखा है तीसरा, द रिलेशनशिप बिटवीन द कंप्रेशन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ कंक्रीट एंड द स्ट्रेन इन अ कंक्रीट में बी अज्यूम टू बी अ रेक्टेंगुलर हॉरिजॉन्टल एंड पैराबोला। ये कह रहा है कि कंप्रेशन स्ट्रेन में जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, ट्रेपिजोडल, पैराबोला, कैसा भी हो सकता है, अदर शेप का भी हो सकता है। वो किस पर निर्भर करेगा कि भैया हमारे जो रिजल्ट है वो किस तरीके से है। एक्सेप्टेबल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो 21 नंबर पर माना गया है, जो पेज फिगर नंबर 21 है, कंक्रीट के लिए ये होता है। वास्तव में तो कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेच डायग्राम कैसा भी हो सकता है, परंतु कोड जो एक्सेप्टेबल करता है, यहाँ से देखो ये चीज जो है फिगर नंबर 1 है उसी को एक्सेप्टेबल करता है। वहां पर भी क्या कहता है, कंप्रेशन इन कंक्रीट जो है वो 0.6 टाइम ऑफ करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी जाती है, और पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लिया जाता है, 1.5 का लिया जाता है। ठीक है, कुल मिला के ये अब हमारा अजम्पशन कौन सा है, तीसरा अजम्पशन है। वापस से ऊपर आ जाते हैं। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि कंक्रीट में जो स्ट्रेस स्ट्रेन करो है, स्ट्रेस करो है, वो कैसा भी हो सकता है, परंतु कोड क्या कहता है उसको, अपन ने तो ऐसे पढ़ा हुआ था, देखो अभी तो पढ़ा यहाँ, और ये 0.45 एफ सी के। ठीक है, क्यों, क्योंकि एफ सी के जो आती है उसको 0.67 कर देते हैं, और फिर उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का भाग देके, ये तो अपन ने शुरू में ही पढ़ लिया। तो यहाँ पर जो चीज़ है दोबारा से देखना, ये चीज़ मैं क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि एक बार कन्फ्यूजन होगा, बार बार ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वास्तव में हमने ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन का यूं क्यों होगा। यहाँ पर ये पैराबोलिक पोर्शन 0.002, फेलियर स्ट्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 0.0035, यहीं तक ही तो कहानी थी। ठीक है, अब देखिए इसको उठाकर यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों जीरो, मतलब ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सेस वाला लेवल है। ठीक है, तो इस कर्व को मान लीजिए मैंने उठाया, अगर मैं इधर आके इधर चिपकाऊं, तो न्यूट्रल एक्स कहाँ है, यहाँ। तो भैया इस केस में ये जो है कुछ तो पैराबोला होगा, और फिर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो कुछ पैराबोलिक होगा और ये होगा मैक्सिमम स्ट्रेस एक्सट्रीम फाइबर में। स्ट्रेन तो आपको पता ही है कितनी होगी, 0.0035। तो स्ट्रेस कितना होगा, ये 0.446 एफ सी, 45 एफ सी। सिंगली बीम है तो केवल नीचे की साइड ही क्या लगेगा, सरिया, जिसको मैं टोटल कितने भी 2 3 5 सरिया होंगे उनको एक साथ लिख दिया, ए एस टी है, मान लो नीचे इस लेवल पर कवर है कुछ मात्रा में। तो ये कुछ इस तरीके के स्ट्रेस डायग्राम बनेगा। अब यहाँ की वैल्यू का पता नहीं, पर ये वाली चीज समझ में आई।
कोड ने स्ट्रेस डायग्राम कंक्रीट कैसा माना, कुछ पैराबोला और देन रेक्टेंगुलर, है कुछ पैराबोला और देन रेक्टेंगुलर। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो न्यूट्रल एक्स है इसकी डेप्थ को मैं बोल देता हूँ एक्स यू या एक्स ए, एक्स यू बोल देता हूँ बैलेंस सेक्शन के हिसाब से। तो याद रखेंगे जो ये वाला पोर्शन होता है ये तो होता है हमारे पास 3/7 एक्स यू, और ये होता है 4/7 एक्स। तो बड़ा वाला पोर्शन पैराबोला होता है 4 हिस्से, और 3 हिस्से किसके होंगे अपने पास पैराबोला को रेक्टेंगल के होंगे 3/7 और 4/7। अगर ये टोटल डेप्थ कितनी है एक्स यू, ठीक है। तो भैया इसका कुछ पोर्शन पैराबोलिक है और कुछ पोर्शन रेक्टेंगुलर, ठीक है। एक चीज तो ये समझ में आनी चाहिए आपको। दूसरा, अगर मैं बात करूं इसकी, नीचे की बात मत करो अभी, ऊपर की बात करें तो ये हमारे पास तीसरा assumption जो फिगर नंबर 21 के हिसाब से दूसरा कोड क्या कहता है, एक बार दोबारा देखो। कोड क्या कह रहा है हमारे पास, कोड ये कह रहा है कि जो ये है, जो फिगर नंबर 21 है, फिगर नंबर 21 जो हमने बना लिया, ठीक है, उस फिगर नंबर 21 में एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक कितना होगा 0.36 एफ सी के इंटू में एक्स यू, और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ कंप्रेशन फोर्स कितना होगा 0.42 एक्स यू। तो ये क्या बीमारी है दोनों, 0.36 एफ सी के इंटू में एक्स यू, और ये क्या चीज़ है, इसको हम वापस से बोर्ड पर आके समझ, ठीक है, बोर्ड पर आ जाते हैं। देखिए भैया ये जो है टोटल कंप्रेशन अगर मैं निकालूं तो ये कह रहा है कि टोटल कंप्रेशन जो मान है न्यूट्रल एक्स के ऊपर उसका मान तो कितना है 0.36 एफ सी के इंटू में एक्स यू, और जो इसका सी जी है, सी जी कितना माना है टॉप से, कितना माना है 0.42 एक्स यू माना। तो देखो ये 0.36 एक्स यू आया कहाँ से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इसको निकाल सकते हो इजीली। अगर मैं इसको बताऊं तो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, देखिए स्ट्रेस ब्लॉक में दो ही तो एरिया है, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, तो कोड ने क्या कहा वो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब इस एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक को हम निकालने की कोशिश करें तो मुझे बताओ, ये एक स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया A1 और ये A2 है। A1 पोर्शन कैसा है, A1 पोर्शन कैसा रेक्टेंगुलर, तो A1 का मान तो मैं निकाल ही सकता हूँ आराम से, देखो कैसे, ये कितना होगा 0.45 एफ सी के, ये एक रेक्टेंगल ही तो है, उसका एरिया कितना होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 0.45 एफ सी के, और ये कितना होगा गुणा 3/7 एक्स यू, एरिया A2। मुझे बताओ ये क्या है, पैराबोला ही तो है, और पैराबोला का एरिया कितना होता है 2/3 आधार गुणा ऊंचाई, तो 2/3 आधार, आधार तो यही है इतना 0.45 एफ सी के, में ऊंचाई की बात करें तो कितना है 4/7 एक्स यू। अगर आप इसको करोगे तो A1 प्लस A2, यही तो कोड ने डायरेक्ट कह दिया कितना होता है इसका एरिया, ये होगा 0.36 एफ सी के इंटू में एक्स यू। अगर आप इसको करोगे तो देखिए अपने पास ये कितना आता है, अपन कैलकुलेटर से फटाक से कर लेते हैं इसको। तो 0.45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, ये तो आ गया हमारे पास कितना, A1 का मान तो आ गया 0.337, और एफ सी के इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें भी एक्स यू, तो एक साथ लिख देंगे। ये आया है 2 गुणा 0.45 गुणा 4 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई, तो ये आ गया +0.71 एक्स यू एफ सी के इंटू में एक्स यू। अगर इसको जोड़ूँ मैं, प्लस करूँ 3 तो ये हमारे पास आएगा 7 प्लस 0.71 40, ये मान आ रहा है, आ गया 0.19, ये मान आ रहा है आया 2 40 4, और इसको 9 आ रहा है 0.36 इंटू में एक्स यू, ठीक है। तो कोड ने इसको डायरेक्ट कह दिया, तो आपको ये पेपर में निकालने की भी जरूरत नहीं होती, बस आपको थोड़ा सा मैंने बता दिया, क्योंकि सॉम में पैराबोला वगैरह का एरिया आपको आता है तो अपन ने ये कर दिया। तो इसका एरिया ऐसे ही सी जी निकालने के लिए वही A1 Y1 बराबर में A2 Y2 बराबर में इस तरीके से करके सी जी भी निकाल ले, तो सी जी याद रखोगे 0.42 एक्स यू, और इसमें एरिया कितना है ये, और ये जो स्ट्रेस एरिया है ये बेसिकली है क्या, इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियरिटी रखना अपने पास। ये जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है ये केवल इस वाले प्लेन में है, यानी केवल पर यूनिट बिर्थ है, पर बीम की टोटल बिर्थ कितनी है बी, तो अगर टोटल बिर्थ ऑफ बीम के हिसाब से निकाले तो किससे और गुणा करना पड़ेगा, तो जैसे मान लीजिए क्रॉस सेक्शन है बीम का, ये उसकी चौड़ाई है,
ये इसकी गहराई है। तो ये स्ट्रेस ब्लॉक जो मैंने पहले बनाया है ये बेसिकली क्या है, केवल एक लेयर का है। ऐसे ही दूसरी में भी इतना, तीसरी में भी, चौथी में भी, पांचवी में भी, हर लेयर में यही होगा। तो अगर पूरी लेयर में आपको निकालना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 20। तो अगर पूरा एरिया निकालना है तो यहाँ पर इंटू और क्या करना पड़ेगा आपको, ना बी और करना पड़ेगा, जब आपके पास पूरी विड्थ ऑफ बीम के लिए आ जाएगा। अगर बीम की विड्थ कितनी है, बी। तो अब टोटल कंप्रेशन कितना हो जाएगा, बेंडिंग कंप्रेशन पर यूनिट विड्थ तो होगा 0.36 एफ सी के इंटू एक्स यू, और पूरे की बात करें तो ये होगा। ठीक है, तो इस स्ट्रेस ब्लॉक का जो एनालिसिस हमारे पास है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, टोटल बेंडिंग कंप्रेशन, बेंडिंग कंप्रेशन फोर्स कितना होगा, 0.36 एफ सी के डी इंटू में एक्स यू, और इसका सी जी कोड कितना कह रहा है, 0.42 एक्स यू। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान से देखना, तब आपने ये सी जी A1 में ही क्यों बनाया, पैराबोला पर क्यों नहीं ले गए, वो इसलिए कि जब आप 3/7 करते हो, 3/7 करते हो तो ये आता है यहाँ से लेके यहाँ तक आता है 3/7 का मान, 3/7 एक्स यू करते हो तो ये आता है 0.428, इसको 0.43 बोल सकते हैं। तो यानी कि जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पर 0.43 है और ये सी जी 0.42 पर ही अटक रहा है, थोड़ा सा ही ऊपर है। यानी सी जी कौन से पोर्शन में है, रेक्टेंगुलर पोर्शन में है, ना कि पैराबोलिक पोर्शन। ये कुछ एनालिसिस है जो स्ट्रेस डायग्राम का आपको आना चाहिए, इसमें अपने पास सिंगली बीम में, ठीक है, फ्लेक्सुरल मेंबर में ये कुछ आना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये चीज़ें उतार लेना। सी जी कहाँ पर होता है, 0.42 एक्स यू, जो 0.43 से थोड़ा सा कम है, इसलिए मैंने सी जी जो बनाया यहाँ पर बनाया रेक्टेंगुलर पोर्शन में बनाया, ना कि पैराबोलिक पोर्शन। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कर लीजिए। 36 कैसे आया, वो एरिया A1 A2 करके निकाल, ये भी ऐसे ही निकाल सकते पर सीधा बोल रहा, तो बहुत ज़्यादा रामायण नहीं करना। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रेस ब्लॉक के बारे में। मैं मान के चलता हूँ कि आपने ये चीज़ उतार ली होगी। अगले अजम्पशन की बात करें तो तीन चीज़ें हमारे क्लियर हो गई, तीन अजम्पशन वाले पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। कौन क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फटाक से आप इस चीज़ को उतार लिया होगा आपने, नहीं है तो रिवाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अगले अजम्पशन पर जाते हैं, एक बार कोड दिखा देते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर रहे। कोड में अगला कह रहा है द टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। अगला क्या कह रहा है, टेंशन स्ट्रेंथ को बिल्कुल वैसे होती है फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सर मेंबर तो फ्लेक्सर टेंशन तो ठीक ठाक होती है, परंतु चौथे पॉइंट में क्या कह रहा है, टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड, बोल दो नेग्लेक्ट, होते हुए भी हम नेग्लेक्ट करते हैं। नहीं तो फ्लेक्सुरल टेंशन एफ सी आर 0.7 अंडर रूट एफ सी के होता है, परंतु हम क्या मानता है कोड की नहीं होती, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के कंक्रीट में कोई स्ट्रेंथ नहीं टेंशन साइड में। ठीक है, अगले अजम्पशन पर आते हैं। अगले अजम्पशन पे कहते हो द स्ट्रेस इन अ रेनफोर्समेंट आर ड्रिवन फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होता है 23 में दे रखा है, 23 का मतलब ये वाला फिगर जो दे रखा है, इससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, और हमारे पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है, ये दे रखा है। पर उससे पहले एक चीज़ है, ये देखो एफ वाले को पढ़ा रहा हूँ, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनिफोर्स सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी। तो इसको देखो क्या बता रहा है, ये कह रहा है मैक्सिमम, पांचवा है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनिफोर्समेंट, टेंशन रेनिफोर्समेंट जो है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनिफोर्स विल नॉट बी लेस देन, विल नॉट लेस देन, से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत, 0.002 10 में एफ वाई बटे में 1.15 ई से कम नहीं होनी। ठीक है, देखो वापस से दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है आपको, यहाँ दिखा, ये लिखा हुआ है शैल नॉट बी लेस देन एफ 0.002 एफ वाई बटे में 0.15 ई। यहाँ एफ वाई करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है और ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो कि 2 लाख या 2 × 10⁵ मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आती है। अब ये चीज़ आई कैसे, वो अपन ने जब बात किया था कि जब भी हम कंक्रीट में स्टील में स्ट्रेस की बात करेंगे, स्टील के लिए बात कर रहे हैं,
स्टील के लिए बात कर रहे हैं तो जो एच वाई एच डी बार वगैरह होते हैं जिनमें क्लियर कट पॉइंट नहीं होता, उनमें प्रूफ स्ट्रेस मेथड, प्रूफ स्ट्रेन मेथड क्या है, 0.002, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 0.2% स्ट्रेन पर प्रारंभिक कर्व के समांतर एक रेखा खींचते हैं और वो रेखा जिस पॉइंट में मिलता है उसी को ही एफ वाई बोलते हैं। इतनी स्ट्रेन तो ऑलरेडी है, इतनी स्ट्रेन तो ऑलरेडी है, कितनी 0.00। और किसी भी स्ट्रेस पर स्ट्रेन कितनी होती है, अब पता है स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ई गुणा में स्ट्रेन। तो स्ट्रेन कितनी होगी किसी स्ट्रेस पर, स्ट्रेन हमारे पास होगी स्ट्रेस जो कि एफ वाई है, और ई मतलब स्टील का ई, ठीक है, यस, ठीक है। तो ये वाली जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन है स्ट्रेस के कारण वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की तो हो गई है 0.002, यहाँ से लेके यहाँ तक की है कितनी, अपने पास एफ वाई बटे में ई है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है स्टील के लिए 1.15, तो इनको जोड़ूंगा तो यही तो आएगा। तो कोड कहता है मैक्सिमम स्ट्रेन जो स्टील है उसमें किससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो ये तो फेलियर स्ट्रेन ही है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इससे कम नहीं होगी, इसमें स्टील में, ये क्वेश्चन कई बार आता है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनिफोर्समेंट इन बेंडिंग कैन नॉट बी लेस देन कितना, इससे आती है, और ये कैसे आ रही है ये चीज़ आपको पता है। ये भी चीज़ उतार लीजिए, ये भी चीज़ उतार लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन ये, ठीक है, उतारो फटाफट। मैं मान के चलता हूँ कि वीडियो को पॉज कर लेना उतारते समय, जो आपको समझ में आना चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं, बेंडिंग मेंबर्स के लिए सिंगली बीम जब हम डिज़ाइन करेंगे तो उसको डिज़ाइन करते समय अजम्पशन हमको दिमाग में रखने हो। चलिए अगले अजम्पशन पर अगर चलें तो यहाँ पर क्या कह रखा है, देखो ये स्ट्रेस जो होता है वो किससे निकालते हैं, इससे, और उसका हमारे पास पूरी चीज़ें पता है ऑलरेडी, हमने ये स्ट्रेस डायग्राम पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो आपको आने चाहिए थे, किससे संबंधित, इससे संबंधित, ठीक है। तो अब इन पूरे अजम्पशंस की एक पूरी पिक्चर या निचोड़ बनाए, वीडियो को पॉज करके आपने ये उतार ही लिया, चीज़ों को अगर हम वैसे बनाए, अगर आप डिप्लोमा बीटेक कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन आता है 6 नंबर का या थ्योरेटिकली, तो सारे अजम्पशन ऐसे के ऐसे लिखने हैं आपको। यदि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप बात करें तो नॉर्मल सी बात है कि ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से क्या पूछे गए, तो उसकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं, आपको ऐसे ही लिखना है। चलो आगे चले गाड़ी, अगर गाड़ी आगे चले तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊं, बीम का क्रॉस सेक्शन बनाऊं और सारे के सारे अजम्पशन को, जैसे प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन होने से हमारे पास क्या हो रहा है, नीचे की तरफ सरिया है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन होने से स्ट्रेन डायग्राम कैसी है, लीनियर। सर अजम्पशन मैक्सिमम स्ट्रेन कितनी हो सकती है, ठीक है, और नीचे के कंक्रीट को नगण्य माना इसलिए डॉट डॉट डॉट, सारी स्ट्रेन किस पर आएगी, सारी स्ट्रेन आएगी स्टील पर, और वो किसी भी सूरत में मैक्सिमम किससे कम नहीं होनी चाहिए, 0.002 बटे में एफ वाई बटे में 1.15 ES जो स्टील का है, वो कोड कितना कहता है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल। एक चीज़ और है, एफ वाई में जब मैं भाग देता हूँ 1.15 का, तो देख लेना आप 0.87 एफ वाई आता है, तो कई बार 1.15 ना लिखा हो ऑप्शन में, तो 0.87 एफ वाई लिखा होगा, तो वो ऑलरेडी ऑलरेडी किसका डिवाइड करके लिखा हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड करके लिखा हुआ है। ये तो हो गया स्ट्रेन डायग्राम, ये तो हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रेन डायग्राम। ये मिटा दूं, पहला चैप्टर का हेडिंग तो हमको पता ही है, चल ही रही है ये पहले चैप्टर की, तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। और अगर मैं इसी का स्ट्रेस डायग्राम बनाऊं तो स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा, यहाँ पैराबोला, रेक्टेंगुलर, ज़्यादा पैराबोला, रेक्टेंगुलर, यहाँ तक रेक्टेंगुलर होगा, वो हमको पता है 0.002 स्ट्रेन पर होगा, मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, 0.446 लिख दो या 0.45, ये वाला पोर्शन 3/7 XU और ये वाला पोर्शन 4/7 XU का टोटल कंप्रेशन का मान C जो हम निकाल लिए हैं पूरी बिर्थ पर, B इकाई बिर्थ पर नहीं, पूरी पर कितना होगा, 36 FC के B × XU, और इसका CG कितने पर होगा, ये CG जो होगा वो होगा 0.42 XU, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर यहाँ पर XU हम क्या मान रहे हैं, XU हम डेप्थ मान से कि अपने पास चीजें, और स्टील में स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, पॉइंट एफ वाई बटे में फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 0.87 है। तो टोटल टेंशन कितना होगा, ये तो स्ट्रेस है,
फोर्स कैसे निकलता है? फोर्स निकलता है स्ट्रेस एरिया। यहाँ पर तो एरिया किसका आया? स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया पर यूनिट ब्रेथ के लिए। कंक्रीट के पूरी ब्रेथ में चाहिए तो बी से और गुणा कर दिया। यहाँ पर सीधा स्टील है, डॉट 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 का मतलब न्यूट्रल एक्स के नीचे कोई भी कंक्रीट नहीं माना गया है, सीधा स्टील ही है। बस वो तो इसके प्रोटेक्शन करने के काम आ रहा है, कवर के लिए या फिर प्रोटेक्शन। तो भैया फोर्स निकालना है तो क्या होगा? स्ट्रेस में एरिया कितना है? एरिया ऑफ स्टील ए एस टी। ये तो है टोटल टेंशन फोर्स, ये है टोटल कंप्रेशन। टोटल कंप्रेशन फोर्स याद हो गया 0.36 एफ सी के, याद होना चाहिए बी इंटू एक्स यू। टोटल टेंशन फोर्स 85 FY में ए एस टी। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ? ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास है सिंगली बीम के जो अजम्पशन, उसके आधार पर पूरी। ये ब्लॉक कौन सा है? स्ट्रेस। ये सारी कहानी किस में चल रही है हमारे पास? एलएसएम मेथड। किस में चल रही है? एलएसएम मेथड। ये चीज आप उतार लेना, टोटल टेंशन फोर्स, टोटल कंप्रेशन फोर्स का सीजी। ये लीवर आर्म क्या होती है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और ये चीज डॉट डॉट का मतलब ये है न्यूट्रल एक्स के नीचे के कंक्रीट को नगण्य माना गया है, उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं होती, जबकि वास्तव में तो होती। डॉट डॉट मतलब सीधा पिक्चर स्टील पर आता है, स्टील में स्ट्रेन इससे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको आनी। वीडियो को पॉज करिए, उतारिए, देन आगे चले। चलिए, अगर आपने वीडियो को ये पॉज करके उतार लिया तो यहाँ तक के लिए इस लेक्चर में बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम धीरे धीरे डिज़ाइन फार्मूला, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस प्रोग्राम क्या होती है के बारे में चर्चा। ठीक है, धन्यवाद। आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी।